हेलो डियर फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। और सभी को जय श्री राम, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। कल के लिए सभी स्टूडेंट्स और फ्रेंड्स को मेरा सॉरी, क्योंकि कल हम किसी कारणवश से अपनी क्लास नहीं ले पाए, लेकिन आज फिर है अपनी क्लास में। और अपना टॉपिक जो चल रहा था जैविक अजैविक संसाधन में, उसमें हमने मत्स्य संसाधन पढ़ लिया था। उससे पहले हमने जो चीजें पढ़ी थी किसके बारे में, पशुधन के बारे में। आज हमारा टॉपिक आ रहा है जल संसाधन। कौन सा? जल संसाधन के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। काफी इंपॉर्टेंट हमारे जीवन के लिए फैक्ट है। जल है तो कल है, जल है तो जीवन है, ऐसा लिखा हुआ आपने काफी जगह पोस्टरों वगैरह देखे होंगे, ऐड देखे होंगे। तो जल के बगैर जीवन संभव नहीं है, आप भी अच्छे से जानते हो। और हमारे दैनिक जीवन में जो जल का महत्व है वो हमसे ज्यादा कोई नहीं जानता, क्योंकि हर चीज सुबह उठने से लेकर सोने तक हमें जल की आवश्यकता रहती है, पानी की आवश्यकता रहती है। उसके बगैर हर प्रकार का कोई भी कार्य हो, कहीं ना कहीं उसमें जल की आवश्यकता अत्यंत आवश्यक होती है, जरूरी होती है। तो जल के बारे में, इस संसाधन के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। आपको पता हो तो इन चीजों को छोड़ के हम बेसिक अगर देखें तो विश्व का जो टोटल जल है, यूं आपको पता है विश्व के जो 71% भाग पे क्या है, जल है। मान लीजिए 100 में से 71% जो भाग है उसके ऊपर किसका विस्तार है? पृथ्वी के ऊपर जल का विस्तार है। केवल 29% भूमि है। उसमें से अगर हम देखें जो जल है टोटल पृथ्वी के ऊपर, उसमें 97.2% जो जल है वो कैसा है? लवणीय है, खारा है, पीने योग्य नहीं है। कितना? 97.2% जो जल संसाधन है टोटल की अगर बात करें तो 97.2% जल लवणीय है, खारा है, पीने योग्य नहीं है, ये उपयोग योग्य नहीं है समुद्रों में। तो ये 97.2, बाकी बच गए कितना? 2.8% जल कैसा है? अलवणीय है। कैसा है? अलवणीय। कितना प्रतिशत? केवल 2.8। विश्व में केवल 2.8% जल ऐसा है जो स्वच्छ और मीठा जल है, केवल 2.8%। तो आप अनुमान लगा सकते हो कि जल की जो जितनी इंपॉर्टेंस है उसके मुताबिक कितना जल है वो कम है हमारे लिए, उसका हमें कैसे उपयोग करना चाहिए। फिर भी अगर 2.8 में से देखा जाए तो उसका भी 2.1% जल किसके रूप में है? बर्फ के रूप में है, हिमानी के रूप में है। उत्तरी और दक्षिण ध्रुव जो नाम आपने सुने होंगे, या काफी हिमालय जैसी पर्वत चोटियां जो बर्फ से ढकी रहती हैं, उत्तरी दक्षिणी जो महासागर है, तो ऐसे क्षेत्र 2.1% भाग, 2.8 स्वच्छ जल शुद्ध पीने योग्य मीठा, उसका भी 2.1% किसके रूप में जमा हुआ है? हिमानियों के रूप में है, बर्फ के रूप में है। बचा कितना बाकी? केवल 0.7%। कितना? 0.7% जल नदी, नहर, झीलों, तालाब के रूप में किसके रूप में काम में लेते हैं हम अपने दैनिक जीवन में उपयोग योग्य है, जो केवल और केवल कुल 0.7%। तो ये चीजें हमने देखी। टोटल विश्व का 97.2% लवणीय खारा जल है, उसमें से 2.8% मीठा जल है, जिसका 2.1 बर्फ के रूप में जमा हुआ है। केवल 0.7% जल ही है जो हम क्या कर रहे हैं, जिसका उपयोग कर रहे हैं, जो नदी, नहर, तालाब, झीलों के रूप में हमें देखने को मिलता है, उसका परसेंटेज केवल इतना ही है। ये तो हमने विश्व के संदर्भ में बात की। अगर हम भारत को ले लें, जरूरी है। तो भारत में आपको पता हो तो विश्व का क्षेत्रफल में 7वां बड़ा देश, विश्व का कुल कितना प्रतिशत भूभाग? 2.4% भूभाग भारत का है। विश्व का टोटली अगर भूभाग क्षेत्रफल देखें तो उसका कितना प्रतिशत भाग पे भारत है? 2.45। और वहीं जल का बात करें तो विश्व के टोटल जल उपलब्ध में से केवल भारत में कितना प्रतिशत जल है? 4%।
विश्व का 4% ही जल संसाधन भारत में मौजूद है, जबकि आपको पता हो तो विश्व की कितने प्रतिशत जनसंख्या भारत में निवास करती है? 17.5। 4 गुना ज्यादा लोग हैं। भारत में विश्व का केवल 4% ही जल संसाधन मौजूद है, जबकि विश्व की 17.5% जनसंख्या निवास करती है यहाँ पर। अब आप सोच सकते हो कि हमारे देश में जल की समस्या कितनी बड़ी होगी। जागरूक होना पड़ेगा किसके लिए? इस जल को सुरक्षित, संरक्षित, इसका प्रबंधन करने के लिए। इसका महत्व जानते हैं तो इसके लिए हमें क्या कदम उठाने चाहिए उसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। तो ये हमने देखा। उसके बाद हम देखते हैं कि आखिर जल कहां से आता है। हमारे आसपास हम देखते हैं वर्षा एकमात्र ऐसा माध्यम है जिससे हमें किसकी प्राप्ति होती है? धरातल पर जल की प्राप्ति होती है। किसके माध्यम से? वर्षा स्रोत क्या है जल का? हमारे जो दैनिक जीवन में काम में जल हम ले रहे हैं, या तो नदी, नहर, झील, तालाब या नल वगैरह जिनसे भी पानी आता है, तो वर्षा एकमात्र ऐसा स्रोत है जिससे इसकी हमें प्राप्ति होती है, या फिर हिमानियों के रूप में मौजूद है जो उपयोग योग्य जल है। भारत में औसतन 108 सेंटीमीटर वर्षा होती है। कितनी? 108। धरातलीय या भूमिगत जल है, उसका स्रोत वर्षा जो है भारत में औसतन कितनी सेंटीमीटर? 108 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा जो होती है, उससे भारत को कितना? 4000 घन किलोमीटर जल प्राप्त होता है। कितना? 4000 घन किमी जल। कितना? 4000 घन किलोमीटर जल भारत को किससे प्राप्त होता है? वर्षा से प्राप्त होता है। उसमें से कितना? 1869। कितना घन किलोमीटर? 1869 घन किलोमीटर जल नदियों, नहरों, झीलों या तालाबों के रूप में हमें देखने को मिलता है। कितना? 1869 किलोमीटर जल। जबकि आप देखोगे तो 1341 घन किलोमीटर जल है, वो या तो मिट्टी में नमी के रूप में, या फिर वाष्पीकरण जो होता है जल का। जैसे ही बारिश होगी, नदी, समुद्र, झरने जो भी हैं, तालाब हैं, तो उनका जल जो है वो वाष्पीकरण के रूप में हवा में उड़ जाता है ऊपर, जो बाद में बादलों का रूप ले लेते हैं। तो वाष्पीकरण या नमी के रूप में कितना घन किलोमीटर जल? 1341 घन किलोमीटर खर्च होता। उसके बाद 790 घन किलोमीटर जल है, वो कहां प्रवेश कर जाता है? भूमि में प्रवेश कर जाता है। कितना? 790 घन किलोमीटर जल कहां? धरातल के अंदर तक पहुंच जाता है। वो भी हम याद रखेंगे। इसके अलावा आप देखते हो तो विश्व का कुल 690 घन किलोमीटर केवल जल जो नदियों में है, उस जल की अगर हम बात करें तो कितना? 690 घन किलोमीटर जो केवल और केवल किसमें है? हमने यहाँ पर बात की 1869 घन किलोमीटर, वो नदी, नहर, तालाब, झील सब जो है स्रोत वो आ जाते हैं उसमें। जबकि 690 घन किलोमीटर केवल और केवल किसमें है? नदियों के रूप में मौजूद है। क्या? जल जो है भारत की बात कर रहे हैं, केवल किसकी? भारत की। उसमें भी अगर देखें तो उत्तर भारत और मध्य और दक्षिण भारत की जो प्रमुख नदी हैं, उत्तर भारत में आपको गंगा, ब्रह्मपुत्र जैसी महान नदियां, इसमें भारत का कितना प्रतिशत जल समाहित है? 60%। भारत का 60% जल केवल उत्तरी भारत की जो हिमालयी नदियां हैं उनसे प्राप्त होता है, उनमें मौजूद है। 16% जल भारत की जो मध्य भारत की जो नदियां, नर्मदा है, ताप्ती है, इन नदियों के माध्यम से। मध्य भारत की नदियों में कितना प्रतिशत जल मौजूद है? केवल 16%। बाकी कितना? 24% जल जो बचा वो भारत की दक्षिणी जो नदियां हैं, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी जैसी जो बड़ी नदियां हैं, तो उन दक्षिण भारत की नदियों में भारत का टोटल नदियों का जल कितना? 24%। मध्य भारत की नदियों में 16% और उत्तर भारत की नदियों में 60% जल क्या है? उनसे प्राप्त होता है या उनमें उपलब्ध है। कितने में से?
90 घन किलोमीटर जल की हम बात कर रहे हैं, उसमें से 60, 16 और 24 का रेशियो है। जबकि टोटल नदी, नहर, झील, तालाब ऊपर जो स्रोत है धरातल के ऊपर, उनमें मौजूदा जल कितना है? 1869 घन किलोमीटर। 1341 घन किलोमीटर क्या हो जाता है? नमी या वाष्पीकरण के रूप में। 790 घन किलोमीटर जल है वो कहां प्रवेश कर जाता है? भूमि के अंदर प्रवेश कर जाता है। तो ये तो था वो कौन सा हो जाएगा अपना धरातलीय जल। देखो जल को हम दो भागों में बांटते हैं, एक धरातलीय हो जाएगा और एक हो जाएगा भूमिगत। धरातलीय जल के स्रोत हमने देखे, नदी, नहर, झील, तालाब, ये सारे के सारे किसके स्रोत हैं? धरातलीय जल के स्रोत है। जबकि भूमि या भूगर्भिक जल के स्रोत नदी, नलकूप वगैरह हम देखते हैं, नहीं सॉरी नदी नहीं, नलकूप, कुएं वगैरह हम जो देखते हैं तो वो किसके स्रोत हो जाएंगे? भूगर्भिक जल के स्रोत है, जिसके माध्यम से खोद के हम क्या करते हैं? भूगर्भिक जल को बाहर निकालते हैं। तो हमने देखा दो भागों में बांटते हैं जल संसाधन को, एक तो धरातलीय और दूसरा कौन सा? भूगर्भिक। कौन सा? भूगर्भिक। तो अभी धरातलीय हमने देख लिया है, इसका स्रोत वर्षा है, जिससे टोटल भारत में कितना? 4000 घन किलोमीटर जल। 1869 किलोमीटर धरातलीय जो स्रोत नदी, नहर, तालाब, झील, उनके माध्यम से, और 1341 वाष्पीकरण और नमी के रूप में। उस 790 घन किलोमीटर कहां प्रवेश कर जाता है? भूमि के अंतर्गत। 690 घन किलोमीटर केवल जल किसमें पाया जाता है? नदियों में, जिसका 60 और उसके बाद 16 और 24% उत्तर और मध्य और दक्षिण भारत की नदियों में समाहित है। अब चलें अगर भूगर्भिक जल, तो आपको यहीं से हमने पॉइंट को उठाना पड़ेगा। भूगर्भिक जल में कहां से? 790 को हम उठाएंगे। 790 को अगर हम उठा लेते हैं तो ये हो जाएगा अपना भूगर्भिक जल कितना है भारत में? 790 घन किलोमीटर जल है, वो कैसा है? भूगर्भिक है, जिसका 430 तो ऊपरी सतह पर ही मिल जाता है। 430 जो घन किलोमीटर जल है वो तो केवल ऊपरी सतह पर मौजूद है, जबकि बाकी बचा कितना बच गया? 360 कितना बच गया? 360 घन किलोमीटर कौन से स्तर पर पहुंच जाता है? निचली सतह पर पाया जाता है या काफी गहराई में पाया जाता है? ये ऊपरी सतह पर हो जाएगा। 430 घन किलोमीटर धरातल की ऊपरी सतह पर मौजूद है, जबकि 360 घन किलोमीटर जल धरातल की काफी निचली सतह पर मौजूद है, जिसे कुएं, नलकूप के माध्यम से बाहर निकाला जाता है। तो भारत में भूगर्भिक जल संसाधन कितना घन किलोमीटर है? 790। ऊपरी सतह पर 430, जबकि निचली सतह पर कितना है? 360 घन किलोमीटर जल। तो ये तो हमने देखे भारत में उपलब्ध जल संसाधन क्या है, कितना जल है भारत में। भारत में विश्व की कंपैरिजन की, केवल 4% विश्व का जल संसाधन भारत में। भारत की हमने बात की तो भारत में टोटल वर्षा का औसत 108 सेंटीमीटर, जिससे 4000 घन किलोमीटर जल की प्राप्ति होती है, जो नदी, नहर, तालाब, झीलों के रूप में, धरातलीय स्रोतों के रूप में, और 790 घन किलोमीटर जल भारत में भूगर्भिक स्रोतों के रूप में मौजूद है, जिसका हम अपने दैनिक जीवन में उपयोग करते हैं। कुछ ऐसी चीजें जिनका उपयोग नहीं हो पा रहा है, जो भूगर्भिक जल है काफी गहराई में, तो लेकिन उसका प्रयास या फिर संभावनाएं व्याप्त हैं, उपयोग किया जा सकता है। तो ये भारत की कंडीशन हमने देखी अभी तक। अब हम बात करें इनके उपयोग के बारे में। किसके बारे में? थोड़ी सी हम इसके जल के उपयोग के बारे में बात कर लें। धरातलीय जल, भूगर्भिक जल की इनका उपयोग क्या किया जाता है। तो आप सभी को पता है जल का उपयोग क्या है, या तो औद्योगिक कार्यों में करते होंगे, या फिर ज्यादातर हमें जल की जो आवश्यकता होती है वो किस कार्य के लिए होती है? कृषि के लिए। किसके लिए होती है? कृषि कार्य के लिए अधिकांश, या फिर घरेलू कामकाज में भी इसका क्या किया जाता है? उपयोग किया जाता है। तो सबसे पहले हम धरातलीय जल स्रोतों की बात करें तो 89% और 2 और 9, 91 और 900 हो गया। देखो इसका मतलब क्या है, धरातलीय जल का जो नदी, नहर, तालाब, झीलों में है, उससे आपको पता है ज्यादातर सिंचाई की काम में लेते हैं। तो 89% धरातलीय जल का उपयोग किस कार्य में करते हैं? कृषि कार्य में करते हैं। 2% धरातलीय जल का उपयोग किस कार्य में करते हैं? औद्योगिक कार्य में करते हैं, उद्योगों के रूप में, उद्योग है वो काम में लेते हैं। बाकी जो बचा अपना 9% वो उपयोग करते हैं हम घरेलू कार्यों में।
घरेलू कामकाज जैसे पीने के काम, कपड़े धोने, पशु लाने, उन्हें पानी पिलाने के लिए जो भी हम घरेलू कामकाज अपने दैनिक करते रहते हैं, उसमें जो धरातलीय जल है उसका उपयोग कितना प्रतिशत है, कितना योगदान है, 9%। औद्योगिक कार्यों में धरातलीय जल का कितना उपयोग किया जाता है, केवल 2%। और कृषि कार्य में कितना किया जाता है, 89%, 89%। ये आप याद रखें। तो ये तो हो गया अपना कौन सा, धरातलीय जल। बाकी बात करें हम भूगर्भिक जल के बारे में, तो उसका परसेंटेज जो है वो क्या होगा, ये 89, धरातलीय तो भूगर्भिक हो जाएगा अपना 92%। 92% किस में, कृषि में। यहाँ पे 2% इसका था, लेकिन भूगर्भिक जल का कितना प्रतिशत, 5% जल का उपयोग किसमें करते हैं, औद्योगिक इकाइयों के रूप में। क्या औद्योगिक इकाइयां इनका उपयोग करती हैं, तो बाकी बच गया कितना, 3। तो इस 3% भूगर्भिक जल का उपयोग किसमें किया जाता है, घरेलू कामकाज में या घरेलू कार्यों में इसका उपयोग किया जाता है। तो हमने देखा धरातलीय और भूगर्भिक जल, जल संसाधन को 2 भागों में बांटा। उनके स्रोत हमने देखे, उनका भारत में संभावनाएं कितनी है, कितने मात्रा में भारत में जल संसाधन उपलब्ध है, वो हमने देखा। फिर इनका हमने उपयोग पढ़ा, काफी कंपलसरी रहता है हमारे लिए, छोटा क्वेश्चन हो सकता है। तो धरातलीय जल का 89% कृषि में, 2 औद्योगिक, 9 घरेलू में, जबकि भूगर्भिक जल का 92% कृषि में, 5% औद्योगिक क्षेत्र में और 3% किस में किया जाता है, घरेलू कार्यों में किया जाता है। तो यहां तक तो भारत में जल संसाधन की हमने बात की उपलब्धता के आधार पर। उसके बाद हम देखें तो हमारे लिए ये जरूरी है, ये 2 क्वेश्चन, कि भारत में आखिर सिंचाई की आवश्यकता क्यों है। दूसरा क्वेश्चन हमारे लिए ये होता है कि फिर जल की से संबंधित समस्याएं क्या क्या हैं, क्या क्या ऐसी समस्याएं हैं, जल प्रदूषण की जो समस्या है वो क्यों है, उनको कैसे रोका जाए, या जल प्रदूषण का निवारण कैसे किया जाए, जल संरक्षण कैसे किया जाए, उसके प्रबंधन के क्या क्या उपाय हो सकते हैं। ये भी हमारे लिए काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं। वो बेसिक छोटा क्वेश्चन हो सकता है, इसमें से हमसे बड़ा क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि भारत में सिंचाई की आवश्यकता के क्या कारण है। तो आपको पता है सिंचाई कब करेंगे, जब वर्षा नहीं होगी या वर्षा कम होगी, या फिर ऐसी फसलें जो वर्षा तो हो रही है लेकिन उतनी नहीं हो रही जितनी उन्हें अलग से विशेष फसलों को जितनी जल की आवश्यकता होती हो। घर में पानी है लेकिन उतना नहीं है जितना हमें चाहिए। तो उसी के लिए हमें याद करने की बिल्कुल एक बार हमें मानसिक रूप से एक बार 2 मिनट के लिए हम सोचेंगे कि सिंचाई क्यों करते हैं, आखिर ऐसा क्या रीजन है जिसके वजह से हमें सिंचाई करनी पड़ती है। यहाँ पे हमने हिंट दे रखे हैं, देखो सिंचाई की क्यों आवश्यकता। अगर हमें कृषि कार्य करना है, वर्षा नहीं होगी तो किसकी आवश्यकता होगी, सिंचाई की आवश्यकता होगी। अकाल पड़ गया तो सिंचाई की हमें आवश्यकता है, सिंचाई के माध्यम से हम उत्पादन करते हैं, खाद्यान्न का संकट नहीं आएगा अगर सिंचाई के स्रोत हमारे पास है। उत्पादन में वृद्धि करने के लिए अगर हमें अधिक उत्पादन करना है तो वर्षा इतनी पर्याप्त नहीं होती, तो सिंचाई, वर्षा की कमी जब भी आए, पानी की जरूरत पड़े तो सिंचाई के माध्यम से उस फसलों को क्या कर सकते हैं, जल की उपलब्धता करवाई जा सकती है, तो उसके उत्पादन में क्या की जा सकती है, वृद्धि की जा सकती है। कृषि जो की जा सकती है, गहन कृषि की जाती है सिंचाई क्षेत्रों में, गहन कृषि, सघन खेती कर सकते हैं अगर हमारे पास उपलब्ध सिंचाई के स्रोत होंगे। तो गहन कृषि हेतु भी हमें किसकी आवश्यकता पड़ती है, सिंचाई की आवश्यकता पड़ती है। प्रति हेक्टेयर अगर अधिक उत्पादन करना है तो हमें, या फिर एक से अधिक फसलें प्राप्त करने के लिए किसकी आवश्यकता होगी, सिंचाई की आवश्यकता होगी। क्योंकि वर्षा केवल 3-4 महीनों के लिए, अगर देखें तो जून जुलाई और से लेके सितंबर अक्टूबर तक वर्षा होती है, मानसून काल जो होता है। तो दोनों फसलें लेने के लिए या 2 या 2 से अधिक 3 फसल भी की जाती हैं, तो वो उनके लिए भी हमें किसकी आवश्यकता होगी, सिंचाई की आवश्यकता पड़ती है। इसके अलावा व्यवसायिक कृषि करने के लिए, तो ये सारे के सारे पॉइंट हमें याद रखने, सिंचाई की आवश्यकता के कारण या सिंचाई का महत्व क्या है, क्यों जरूरी है। बाद में अगला क्वेश्चन हमारा है, जल संरक्षण के उपाय क्या है। जल संरक्षण क्यों करना पड़ेगा, क्योंकि भारत में जल की क्या है, कमी।
या विषयों की बात करें तो जल की कमी है, लोगों को आवश्यकता के अनुरूप जल उपलब्ध नहीं है, तो उसके लिए हमें क्या जरूरी है? जल संरक्षण। जो जल प्रदूषित हो रहा है दिनों दिन, जो अवांछित पदार्थों के मिलने से जल पीने योग्य, उपयोग योग्य नहीं रहता, उसे प्रदूषित जल कहते हैं। तो उस प्रदूषित जल को बचाने के लिए, जल प्रदूषण को बचाने के लिए, जल को बचाए रखने के लिए, भविष्य में इसे संरक्षित करने के लिए हमें जल संरक्षण करना या जल का प्रबंधन करना हमारे लिए काफी जरूरी होता है। उसके लिए हमें क्या क्या करने, क्या क्या उपाय कर सकते हैं, हम क्या ऐसा करेंगे? तो सीधी सी बात है, जल का संरक्षण करने के लिए या जल के बचाव के लिए हमें सबसे पहले जल संरक्षण के लिए क्या करेंगे? वर्षा जल का संचयन करेंगे, इकट्ठा करेंगे, उसे व्यर्थ में नहीं जाने दें। किसी भी जोहड़ है, तालाब है, नाड़ी है, जो भी अपना माध्यम हो सकता है, उसके माध्यम से वर्षा जल का क्या किया जाए? संचयन किया जाए। बहते जल को क्या किया जाए? रोका जाए। अगर बहता जल व्यर्थ में अगर बह रहा है, कहीं अगर किसी भी कृषि कार्य में उसका उपयोग नहीं हो रहा है या फिर घरेलू कामकाज में, तो उस जल को इकट्ठा किया जाए ताकि उसका बाद में संचयन करके उपयोग किया जा सके। इसके अलावा हमने देखा जल का क्या करना चाहिए? पुनः उपयोग करना चाहिए। प्रदूषित जो जल है, एक क्षेत्र में अगर उपयोग योग्य नहीं है तो उसका किसी दूसरे सेक्टर में उसे उपयोग योग्य बनाया जाना चाहिए। दोबारा शुद्ध हो सकता है जल, आधुनिक तकनीकों के माध्यम से उसको दोबारा उसका शुद्धिकरण करके उपयोग करें। वर्षा जल संचयन करें। ड्रॉप सिंचाई मतलब बूंद बूंद सिंचाई प्रणाली का क्या करना चाहिए? उपयोग करना चाहिए, जिससे कम पानी से अधिक क्षेत्र में क्या किया जा सकता है? सिंचाई कार्य किया जा सकता है। फुहारा पद्धति अपनानी चाहिए सिंचाई हेतु। प्रबंधन और क्या करना चाहिए? संरक्षण करना चाहिए। ऐसे उपाय या सरकारी तौर पर और निजी तौर पर जल को संरक्षित करने के लिए लोगों को जागरूक करना चाहिए। उनको जल संरक्षण हेतु इस तरीके से तैयार करें, उनकी मानसिकता का विकास करें, ताकि प्रत्येक व्यक्ति जल को सुरक्षित रखने के लिए, बचाए रखने के लिए प्रयासरत रहे और वो भविष्य के बारे में, इस बारे में चिंतित हो कि कभी भी जल संकट आ सकता है, तो हमें उसके लिए पहले से ही परिपूर्ण रूप से क्या कर लेनी चाहिए? तैयारी कर लेनी चाहिए। तो ज्यादा कुछ आपको याद करने वाला फैक्ट नहीं था, सिर्फ वो पॉइंट थे, वो जो आपको याद करने वो हमने बता दिए, उनको याद कर लेना। बाकी ये क्वेश्चन दो इसमें से इंपॉर्टेंट बनते हैं, या जल प्रदूषण क्या होता है ऐसा कोई क्वेश्चन आ सकता है। ज्यादा कुछ इसमें फैक्ट है नहीं, बिल्कुल इजी चीजें, याद करते रहिए। क्लास अपनी होती रहेगी, कोई बात नहीं है। कभी कभार कोई जरूरी काम हो जाए तो वो अलग बात है, बाकी प्रयास रहेगा डेली आपकी क्लास होती रहे। सभी को एक दिन बीच में छोड़ने के बाद आज मिले फिर से। बहुत बहुत थैंक्स, ऑल द बेस्ट डियर स्टूडेंट्स, थैंक यू एवरीवन, थैंक यू सो मच।